सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्की मईशत अब दुरुस्त सिम पर गामजन हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त तेजी का रुझान है। स्टेट बैंक के मुताबिक जीडीपी की ग्रोथ रेट 2 से 3% के दरमियान रहने की तवक्को है। माली साल 2024 में गंदम, चावल, मकई और कपास की फसलों में बम्पर इजाफा हुआ है। ज़राअत के शोबे में ग्रोथ रेट 7% से जायद है। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट में भी इजाफा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक और इदारा शुमारियात ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को मुस्बत सिमत की जानिब करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 9 माह से पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पर चल रही है। साल 2023 के निस्बत रवां साल पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कुछ बेहतर रही है। तरक्की करती पाकिस्तानी मईशत दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी अब सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी में बेहतरी की खबरों का एक तांता बंधा हुआ है। पाकिस्तान और चीन ने शेल और टाइट गैस के ज़खायर ढूंढने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से OGDCL और चीन की कंपनी CCD ने MOU पर दस्तखत किए हैं। MOU के मुताबिक शेल और टाइट गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने के इक़दामात से पाकिस्तान को तवानाई ज़रूरत मकामी वसाइल से पूरी करने में मदद मिलेगी। इस जॉइंट वेंचर में तेल और गैस की तलाश, रिफाइनरी अपग्रेड करने, कोयले की तब्दीली और रीगैसिफिकेशन समेत शराकत दारी के अहम शोबों पर काम होगा। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से बताया गया है कि एक चीनी कोयला कंपनी ने पाकिस्तान के जनूबी सूबा सिंध में कोयले के ज़खायर से केमिकल तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों पर काम करने का इजहार किया है। पाकिस्तान में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान थर से सालाना तकरीबन 7.6 मिलियन टन कोयले की कानकुनी कर रहा है और 3 सालों में इसे 11 मिलियन टन तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। IT सेक्टर में पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट से दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बरामदात जुलाई 2024 में 286.39 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने में 213.9 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 33% ज्यादा हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कंप्यूटर सर्विसेज में 44.1% का इजाफा हुआ है, जो 172.6 मिलियन डॉलर से बढ़कर 248.8 मिलियन डॉलर हो गई हैं। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो 47.3% के इजाफे के साथ 58.4 मिलियन डॉलर से बढ़कर अब 86.1 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के खिलाफ घेरा तंग किया, जिसके नताइज भी अब सामने आने लगे हैं। जुलाई और अगस्त में सालाना बुनियादों पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड 84% की कमी के बाद 19 करोड़ 11 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 1 अरब 22 करोड़ 88 लाख डॉलर थी। गुज़िश्ता माली साल 2023-2024 में अफगान ट्रांजिट का हुजम 2 अरब 88 करोड़ 70 लाख डॉलर था, जो कि माली साल 2022-2023 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड अब 7 अरब 9 करोड़ 50 लाख डॉलर रहीं। ये तमाम खबरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कौमी मामलात अब बेहतर होना शुरू हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से सरकारी अखराजात में कमी की पॉलिसी के तहत नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारे अब फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें PIA, स्टील मिल सर फहरिस्त हैं। सरकारी वजारतों के और महकमों के खात्मे के जरिए अखराजात का बोझ कम करने की कोशिश भी की जा रही है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs के साथ किए गए मुआहदों और उनकी शराइत पर नजरसानी भी अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं, जिससे कौमी खजाने पर बढ़ता हुआ बोझ काफ़ी हद तक कम होगा। मुल्क की मईशत को और मुस्तकबिल में मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। 29 अगस्त 2024 को आलमी दर्जाबंदी के इदारे मूडीज़ ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कर्जों से मुतालिक पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करार दी गई। मूडीज़ की रिपोर्ट में रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत की जानिब गई। पाकिस्तान की डेट रेटिंग CAA3 से CAA2 की जानिब गई। रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान की मईशत में अब बेहतरी आ रही है। गैर मुल्की अदायगियों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतें बेहतर हो रही हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए मंजूरी का भी इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए बर वक्त इक़दाम किए हैं और कल यानी 25 सितंबर को IMF बोर्ड का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलने की वाज़ेह उम्मीद है। अब इस पैकेज को
पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजीद कितनी बेहतरी की जानिब जाएंगे, कितना ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को मिलेगा और अपनी इकोनॉमी को मजीद स्टेबल करने के लिए अब पाकिस्तान को किन स्टेप्स को उठाने की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नदीमुल हक साहब वाइस चांसलर हैं पाइट के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त हम पॉजिटिव इंडिकेटर्स देख रहे हैं और कल IMF के बोर्ड इजलास में ये $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी भी हो जाती है, तो ये इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़रूरी थे, लेकिन जिन टर्म्स पर ये हासिल किए जा रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे चलकर ये मजीद मजबूत करेंगे, एक ब्रीदिंग स्पेस तो पाकिस्तान को देंगे। मजीद क्या बेहतरी आ सकती है इस प्रोग्राम में जाने के बाद? देखिए जी, ब्रीदिंग स्पेस तो हमें 25 बारी मिल चुकी है पिछले 77 साल में। तो जो मरीज ब्रीदिंग स्पेस पे जी रहा हो उसका कोई डीप प्रॉब्लम है, समझने की जरूरत है। जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे प्रॉब्लम बहुत डीप है। 7 बिलियन 5 बिलियन कुछ नहीं, एक हमारी जो है क्या कहते हैं इकोनॉमी 250 मिलियन लोग की है और हम 250 मिलियन लोग की इकोनॉमी को हम 7.7 बिलियन की भीख मांग के गुजारा करते हैं। मेरा ख्याल पहली चीज है हमें ये माइंडसेट को खत्म करना है कि हमें भीख की आदत खत्म करना। दूसरी चीज जो हमें जरूरी है ये है कि हमारे प्रॉब्लम जो घर में है, जो अंदरून के मसले हैं, उनको ठीक करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ये पकड़ धकड़ का निजाम है इसको खत्म करना, हमारा जो टैक्स के पीछे भागने का निजाम है इसको खत्म करना। टैक्स पॉलिसी एक दफा बनती है मुल्क की और 25-30 साल चलती है, रोज रोज चेंज नहीं होती, रोज मिनी बजट नहीं आते। मिनी बजट आते हैं तो लोग काम नहीं करते। नंबर 3, हमें जो कॉलोनियल निजाम है, जज आपस में लड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स लड़ रहे हैं और पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं, इसको भी खत्म करना है। हमें कुछ समझौते करने हैं कि आपस में बैठ के बातचीत समझौते करके चल सकते हैं। नंबर 4, हमें जो सरकारी पकड़ धकड़ का जो निजाम है, NOC लेने का निजाम है, लाइसेंस लेने का निजाम है, जो इंडिया ने 1991 में खत्म कर दिया। इंडिया ने 1991 में IMF खुदा से हाफिज कह दिया था और कह दिया था हम ये निजाम खत्म कर रहे हैं, लाइसेंस का और ये चीजें खत्म कर, ये हमें खत्म करनी पड़ेगी। हमें मार्केट फ्रेंडली निजाम बनाना पड़ेगा। दुनिया में एक ही निजाम है मार्केट के साथ, और वो मार्केट रूस ने भी डाउट की हुई है, चाइना ने भी डाउट की। या तो हम सोच लें हमने कम्युनिज्म ट्राई करनी है, एक और दफा कम्युनिज्म बना के देख लें। कुछ अपने साथ हमें सोच के समझौते करने अपने साथ कि हम बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। हमने वो समझौते अभी तक नहीं किए, तो ये जो एक छोटा सा इंडिकेटर ऊपर नीचे हो गया, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म। जो इंडिकेटर देखने वाला है जो कहीं नहीं गया इज इन्वेस्टमेंट। आप ये बाकी इंडिकेटर छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट हो जाए कहाँ है? इन्वेस्टमेंट 7-8% GDP प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ला लें तो 12-13% बैठी हुई है। तो दुनिया जहान में इन्वेस्टमेंट तो 30-40% होती है, हम 12% तो बैठे हुए हैं। उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट 5-6% है जो यूजलेस है। वो तो आपको पता है पॉलिटिशियन अपने लिए करते हैं। जो असली इन्वेस्टमेंट होती है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, वो तो हो नहीं रही। तो कौन से पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं मुझे बता दीजिए। हाँ, ये खुश होना छोटी छोटी बात पे, जरा सा ये हो गया, जरा सा वो हो गया, कोई खुशी की बात नहीं। जो असली खुशी की बात है इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे जिस दिन इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 20-25%, और ये नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हम लोगों की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिनना ही गलत बात है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है बाहर जाने के लिए, आके 30 दुगना तिगना लेके जाते हैं। तो ये मेरे नजर में तो ये इंडिकेटर है, आपके नजर में जो है बता दीजिए। सही। तो नदीम साहब, ये इन्वेस्टमेंट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि अब प्राइवेटाइजेशन भी आगे अक्टूबर में शुरू होने जा रही है। इस वक्त हम 6 बड़े लोकल इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं जो PIA खरीदने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे स्टील मिल्स की भी प्राइवेटाइजेशन होनी है, फिर आगे और चंद और इदारे हैं, HBFC और दीगर, एक पूरी लिस्ट है। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमें यहाँ बड़े बड़े मेन प्लेयर्स के तौर पर बोली लगाते हुए तो नज़र आ रहे हैं, इंटरेस्टेड तो हैं वो। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फैसिलिटेशन चाहिए, वो क्या फैसिलिटेशन हो सकती है, किस तरह से उनके एतमाद को बढ़ाया जा सकता है? चूंकि अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर या पाकिस्तान के इदारों पर तो उनका एतमाद है, जो PIA खरीदने के लिए भी 6 बड़े ग्रुप सामने आ गए। देखिए जी, पहली चीज ये फिर गलत तरीका देखने का। पहली चीज तो प्राइवेटाइजेशन हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे। प्राइवेटाइजेशन में हमारे पास इतनी बड़ी कोई चीज नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन में मैं आपको बार बार बताता हूँ, हमारे पास PIA में वैल्यू कोई नहीं है। आप एक राउंड कर चुके हैं, आपने देखा है कोई पैसे नहीं दे रहा, तो समझ क्यों नहीं जाते वैल्यू को। स्टील मिल हम 2-3 दफा कर चुके, स्टील मिल बुढ़ी पुरानी, अब वो कूड़ा रह गया ना, उसको सिर्फ जमीन है, अब जमीन बेचेंगे। पर जमीन पे उनके स्टील मिल वाले लोगों ने सरकारी अफसरों ने घर बनाए हुए हैं, उनको आप खाली करा लेंगे, नहीं कराएंगे तो फिर आप बेच क्या रहे।
बाकी क्या रह गया बेचने के लिए? यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर्स में क्या वैल्यू? हम पहले ये देख तो लेना। नंबर दो, जो बड़े बड़े घर में लोग आ रहे हैं वो फिर मराहत लेके, जैसे आईपीपी है वैसे वो ले लेंगे चीजें। हमें जो चाहिए इन्वेस्टमेंट ये वाली नहीं चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हो, यहाँ नई फैक्ट्रियां लग रही हो, नई प्रोडक्ट्स बन रही हो, नई क्या कहते हैं दरियाफ्तें हो रही हो, नई चीजें आ रही हो, नई दुकानें बन रही हो, कारफोर बन रहा हो, ये इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो बाकी जल ही काम। प्राइवेटाइजेशन वगैरह ब्यूरोक्रेट्स का काम है। अब बोल तो ये चीजें हमें नीलाम भी करने की जरूरत, तो बैंकरप्ट करें और जमीन बेचनी, जमीन बेच। सबसे बड़ी जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात है वो तो हम करते ही नहीं, वो है जहां सरकारी घर है। सरकारी घरों का हमने जो हिसाब लगाया है बिलियन डॉलर देने पड़े। सरकारी घरों को तो आप छेड़ना नहीं चाहते। वैल्यू वहां है। वैल्यू ये नहीं कि पीआईए में क्या वैल्यू है, पीआईए में 2-4 रियल एस्टेट है और क्या, जहाज तो उनके पास है कोई नहीं। और पीआईए में माशाल्लाह कितने पब्लिक जो एम्प्लॉइज हैं उनकी क्या वैल्यू है? तो हम किस सोच पर बात करें ना, बैंकर्स को खासतौर पर ये सोच के सवाल पूछना चाहिए कि पीआईए में वैल्यू बहुत कम है, इन चीजों में कितनी हो जाएगी? चलो बेच देंगे, पीआईए स्टील मिल बेच देंगे, क्या $1 बिलियन भी नहीं आना? लेकिन जो नदीम साहब उससे जो खसारा है इस वक्त, जो कोई 825-830 अरब पर पहुंच चुका है, कम से कम वो खसारा तो हमारी इकोनॉमी पर से डाइवर्ट हो जाएगा ना, जो बोझ की सूरत में मौजूद है। हर महीने और हर साल हम उस खसारे में इजाफा करते जा रहे हैं। डिपेंड्स, कोई जरूरी नहीं कि खत्म हो। अगर एम्प्लॉइज गवर्नमेंट ने रख लिया तो खसारा वहीं रहेगा। अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दी तो खसारा वहीं रहेगा। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, जिसको आप इन्वेस्टर का बड़ा चालाक आदमी होता है, वो बेवकूफों की तरह अपने ऊपर बोझ नहीं लेता। वो अगर लेगा तो वो कहेगा मैं ये बंदे फायर करता हूं। अगर हुकूमत कहेगी फायर नहीं करना तो फिर वो कहेगा अच्छा रख ले, वो पुराना डेट तो वो लेगा नहीं। तो ये हमें बातें सोचने वाली है। हम ये देखें, ये दुनिया में कोई करिश्मा नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। हर चीज हार्ड हेडेड तरीके से करनी होती है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती। इन्वेस्टमेंट होती है बिल्डिंगें बनाना, दुकानें बनाना, फैक्ट्रियां बनाना, गुड्स बनाना, वो इन्वेस्टमेंट होती है। वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे हो नहीं रही, होटल नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा, सब इन्वेस्टमेंट जो हुकूमत कर रही है, तो फायदा क्या? तो सर ये जो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इसकी इस वक्त बहुत कमी नज़र आ रही है और ये हालात की डिमांड भी है कि इस वक्त बड़े इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। हम रियल एस्टेट सेक्टर में देख रहे हैं लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ तो कम से कम वो अपने प्रॉफिट के एतबार से कर रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स भी ख़रीद रहे हैं और एक सेफ इस वक्त इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको ले रहे हैं। लेकिन ये बड़ी कंपनीज़ नहीं बन रही, कोई कारखाने नहीं बन रहे। जो वो पॉइंट आपका है वो बड़ा वैलिड है। उसमें किस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है इस वक्त लोकल इन्वेस्टर को? क्यों वो इससे पीछे है इस वक्त हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करने से? देखिए जी, पहली चीज, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं मुल्क चलाता। आपका घर आके बाहर से कोई चला सकता है, मैं आके चला सकता हूँ। घर आपने चलाना है भाई साहब, पैसे आपने कमाने हैं। फॉरेन इन्वेस्टर पे की तरफ देखना छोड़ दें, ये हमारी चालाकी है। अपने घर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? हम अपने घर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? अपने घर में हम क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, ये बताइए। अपने घर में अगर हम इन्वेस्ट कर सके तो अच्छी बात है। तो नदीम साहब, ये जो लोकल इन्वेस्टर्स की और बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी डिमांड है कि अगर इंटरेस्ट रेट में खातिर ख्वाह कमी की जाए, जो रिलीफ इस वक्त, रिलीफ क्या बल्कि जो उनका राइट है वो अगर उन्हें दिया जाए, और इस वक्त कोई 2-4% की मजीद अगर कमी कर दी जाती तो बिज़नेस एक्टिविटी भी एक मजीद जनरेट होती, थोड़ी उसमें भी ग्रोथ हो सकती थी, इंडस्ट्री को भी थोड़ा इस्तेहकाम मिलता और इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस भी बहाल होता। तो ये हुकूमत को भी चंद ऐसे स्टेप्स जो कि आसानी के साथ वो ले सकती है, उसकी ज़रूरत तो है उठाने की, ताकि लोकल इन्वेस्टर का एतमाद तो बहाल हो कम अज़ कम। नहीं जी, ये बात बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर शोर मचाता है, बिल्कुल उनको आसानी चाहिए। मैं उनको बार बार कहता हूँ, आप इंटरेस्ट रेट क्यों लोअर करना चाहते हैं? ठीक है, ये अपनी इक्विटी क्यों नहीं बेचते? देखें, दो तरीके होते हैं फाइनेंसिंग के, एक इंटरेस्ट, दूसरा जिसको कहते हैं मुशारका। आपने प्राइवेट जो इक्विटी है यानी कि स्टॉक है, स्टॉक मार्केट ही बेचे। इनको क्रेडिट क्यों चाहिए? बार बार क्रेडिट इसलिए लेते हैं वो चीपर है। ठीक है, ये कहते हैं महंगा है, मैं कहता हूँ चीपर है। ये इक्विटी बेचें, हमें चाहिए इक्विटी मार्केट में। इनकी जो बिजनेसमैन है, इनकी इक्विटी मार्केट में इनकी जो है यानी कि शेयर वो 10-5% भी नहीं, तो बेचे ना इक्विटी। वो उस तरह रेज करते हैं, एप्पल वगैरह कोई क्रेडिट से पैसे नहीं रेज करता, वो सारे इक्विटी से रेज करते हैं। तो इक्विटी रेज कर। नंबर 2, अगर आपको इंटरेस्ट रेट लोअर करना है तो एक्सचेंज रेट बढ़ानी पड़ेगी। आप इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट दोनों नहीं रोक सकते। इनकी जो रिलेशनशिप है वो ये है, एक को बढ़ना पड़ता है, दूसरे को गिरना पड़ता है। तो जो अभी तक इंटरेस्ट रेट ऊपर से एक्सचेंज रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, तो आप एक्सचेंज रेट को छोड़ना नहीं चाहते। इस वक्त हालात ये हैं कि इम्पोर्ट्स आनी नहीं पूरी, आप प्रॉफिट दे नहीं रहे लोगों को, एक्सचेंज रेट को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ते नहीं है।
उसको काबू रखा हुआ है। सारे बैंकों को स्टेट बैंक ने, मैं जो सुनता हूँ, मुझे पक्का नहीं पता, पर जो मैं सुनता हूँ बैंकों से कि वो कहते हैं हम आपको पैसे नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे, आपको डॉलर में ट्रेड नहीं करने देंगे। तो ये निज़ाम मार्केट का नहीं होता। मैं बार बार आपको कहता हूँ, दुनिया में एक ही चॉइस है, मार्केट का निज़ाम। अगर आप सोशलिस्ट बनना चाहते हैं, सोवियत यूनियन फेल कर गया, चीन फेल कर गया, चले दलेरी पकड़े और क्या हम सोशलिस्ट बनना चाहते हैं, फिर बने प्रॉपर सोशलिस्ट। आप आधा कुत्ता आधा बिल्ला नहीं बन सकते। आपको एक ना एक चूज करना है, वो आप चूज ही नहीं करना चाहते। और आप ब्यूरोक्रेट चाहते हैं हम कंट्रोल करें एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, वो भी कहते हैं एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट नहीं यार, ये नहीं हो सकता। आपको हर चीज को छोड़ना पड़ेगा। और कुछ हमारी बुढ़ी इंडस्ट्री अब मरनी भी चाहिए। काफी इंडस्ट्री हमारी इनएफिशिएंट बुढ़ी पड़ी है जिसको मरना भी चाहिए। मरना आई मीन उनको बैंकरप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ऐसा कुछ 400 टेक्सटाइल मिल है जो मैं सुनता हूँ, उनको असेस करना चाहिए कितनी टेक्सटाइल मिल हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो फर्क पड़ी है। हमारे पास इस वक्त फार्मास्यूटिकल में 700 इंडस्ट्री है। 700 इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होनी नहीं चाहिए, उनमें से मेरा ख्याल 300-400 वैसे ही खिसक रही है। तो हमें इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, बड़े केयरफुल रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं, एक निजाम देना जहाँ वो रिस्ट्रक्चर हो और ज्यादा चले, वो इक्विटी से कम चले इंटरेस्ट। लेकिन नदीम साहब, आप नहीं समझते कि एक्सचेंज रेट हमारा ऑलरेडी काफ़ी हाई है? अगर हम 270s में अभी मौजूद हैं और फिर इंटरेस्ट रेट को भी हमने अभी 17% से हायर पे ही रखा हुआ है, तो ये इसमें कुछ तो गुंजाइश है। दोनों को पैरेलल भी हम थोड़ा नीचे ला सकते हैं कि एक्सचेंज रेट को कोई हम 15-20 रुपए नीचे लाने की कोशिश करें, 2-4% की कमी इंटरेस्ट रेट में भी हो सकती है। प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है। आप कैसे एक्सचेंज रेट को नीचे लेके आएंगे? कोई है तरीका लाने का? डंडे मार के लेके आएंगे, लोगों को गोलियां मारेंगे, क्या करें? एक्सचेंज रेट देखिए मार्केट डिटरमाइन करती है। एक्सचेंज रेट में कोई बड़ी बात नहीं होती। आप चले जाएं पता नहीं कहाँ, मतलब टर्की में एक्सचेंज रेट पता नहीं 1000 में पहुंच गई है, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट का कोई मतलब नहीं होता, इसको मार्केट को डिटरमाइन करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट डिटरमाइन करे। मार्केट डिटरमाइन करेगी तो आपके इनफ्लोज आउटफ्लोज ठीक हो जाएंगे, बैलेंस पेमेंट ठीक हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट को नीचे करने की सिर्फ एक ही जरूरत है कि हुकूमत डेट की कीमत गिर जाती है। और हुकूमत डेट की जब कीमत गिर जाती है, इंटरेस्ट रेट आप लोअर करते हैं, हुकूमत पर डेट की कीमत नहीं गिरती, उसके पैसे सर्विसिंग गिर जाती है। जब आप सर्विसिंग रिड्यूस करते हैं तो आप जो आर्म सेवर है उसको टैक्स करते हैं। ये देखिए बड़ी पेचीदा चीजें, इनको सोचना चाहिए केयरफुली कि करना इकोनॉमिस्ट को अच्छी एडवाइस देनी चाहिए। हमारे इकोनॉमिस्ट भी फारे हैं, वो भी एडवाइस अच्छी नहीं देते। हमारे बिजनेस में सोचते ये बिजनेस है, बिजनेस ये नहीं है। इनको बिजनेसमैन को बहुत सारी अपनी बिजनेस बेचनी चाहिए, बहुत सारी बिजनेस बैंकरप्ट डिक्लेयर करनी चाहिए, बहुत सारी बिजनेस बैसाखियों पे ना चले, प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी पे चले। छोटी छोटी बिजनेसेस नहीं होनी चाहिए जो 1-1.5-2 मिलियन डॉलर की बिजनेस है, ये बहुत फजूल बिजनेस है। इनको बदलना चाहिए, इनको मेहनत करनी चाहिए, बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाना भी होती है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस R&D भी होती है, ये इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम उल हक साहब, वाइस चांसलर पाइड हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उन्होंने की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो IPPs का मसला है वो अभी तक मौजूद है, हुकूमत को किस हद तक कामयाबी मिली है, एक ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IPPs इस वक्त मुल्क की तरक्की में कौमी खजाने पर बोझ के एतबार से सबसे बड़ी रुकावट हैं। मुल्क के कई इलाके बिजली की लोड शेडिंग का शिकार हैं। कई बिजली बनाने वाले कारखाने बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन 100% अदायगियाँ ज़रूर वसूल कर रहे हैं। IPPs से मुताल्लिक अब मजीद इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं, जिसने IPPs और महंगी बिजली के मुतासरीन को और भी बेचैन कर दिया है। एक खबर के मुताबिक IPPs ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए, गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी कैपेसिटी के विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे जाहिर करके ओवर इन्वॉइसिंग की। पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल जैसा कि हाई स्पीड डीजल और इंपोर्टेड कोयले पर इन्हिसार कर रही हैं, जिसकी वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है। फिर मजीद ये कि IPPs ने जितना महंगा इंपोर्टेड फ्यूल इंपोर्ट किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की और प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत से अरबों रुपए वसूल करते रहे, लेकिन प्लांट्स की मरम्मत या इसकी सलाहियत को बढ़ाने
बढ़ाने के लिए रकम खर्च ही नहीं की गई। ये तमाम बेज़ाब्तगियां सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से IPPs से फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ताउन मांगा गया, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया। मजीद इंकशाफ ये भी सामने आया कि हुकूमत ने न सिर्फ IPPs की इंश्योरेंस खुद बर्दाश्त कर रही है, बल्कि प्लांट्स लगाते वक्त जो अखराजात थे वो भी बर्दाश्त किए हैं। IPPs ने हुकूमत से टैक्स ड्यूटी और इंश्योरेंस की मद में भी सहूलियात हासिल की हैं। तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद भी अगर मुआहदा ख़त्म हुआ तो प्लांट्स हुकूमत की मिल्कियत नहीं होंगे। IPPs के बेशतर मालकान मकामी शहरी हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कुछ गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए हैं। IPPs अपनी लागत से ज़्यादा सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं। इसीलिए मुआहदों पर नज़रसानी के लिए हुकूमत ने संजीदगी से मखसूस IPPs के खिलाफ एक्शन ले लिया है। एक खबर के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए 4 और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए 1 IPP को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत आइंदा 3 से 5 सालों के दरमियान IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए की अदायगी भी नहीं करेगी। हुकूमती टास्क फोर्स की जानिब से बताया गया है कि IPPs 2020 से 2024 की मुद्दत के दौरान ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा हासिल कर चुके हैं और हुकूमत को धोखा देने में भी मुलव्विस हैं। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर गुलफराज अहमद एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हमारा पूरा मुल्क इस वक्त महंगी बिजली का एक दुख और गम झेल रहा है। हर एक शहरी इस वक्त परेशान है। इंडस्ट्री हमारी इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रही है। अब ये जो हम मजीद रोज़ाना नए इंकशाफात सुन रहे हैं, माजी में काफ़ी कुछ इन एग्रीमेंट्स के ज़रिए IPPs को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई, जिसके नुकसानात अब महंगी बिजली की सूरत में सामने आ रहे हैं। इसका वे आउट आपकी नज़र में क्या है डॉक्टर साहब? जी देखिए जी, पहली बात ये है कि जो IPPs 1994 की पॉलिसी के तहत आए, वो उस वक्त नई पॉलिसी थी और नए मंसूबे लगने थे, लेकिन एक मंसूबा ऐसा भी था जो पहले जिसके मतलब पहले पॉलिसी आ चुकी थी और वो हब का प्रोजेक्ट था और वो सबसे बड़ा उस वक्त प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट था पूरी दुनिया में। और बाद में उस प्रोजेक्ट को भी 1994 की पॉलिसी में शामिल कर दिया, जिससे फिर उसका भी बोझ हमारे ऊपर बहुत बढ़ गया। बात यह है कि ये दोनों जो पॉलिसीज आई थी 1994 की, उस वक्त की हुकूमत जो इनके एक थे कोऑर्डिनेटर पावर के, वो हसन साहब, वो अभी तक भी मुल्क से बाहर हैं, उनसे कुछ पूछताछ नहीं हो सकती। लेकिन जो आपने कहा कि हमने पॉलिसी ऐसी बनाई उस वक्त 1994 में कि हमने फ्यूल को बाहर निकाल दिया और उनको 6.4 सेंट्स की पर किलोवाट आवर की पर यूनिट देकर फ्यूल को उससे निकाल दिया, जिसकी वजह से तमाम IPPs वो बिल्कुल फ्यूल के मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और फ्यूल बचाने की भी कोशिश नहीं करते थे, एफिशिएंट फ्यूल भी नहीं लगाते थे और तो सारे पैसे फ्यूल के वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से हासिल करते थे। तो इसके अंदर जब ये 2015 में फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उस वक्त ये बहुत बड़ा हमारे लिए ज़रूरत थी और वजह थी कि जो 1994 की पॉलिसी में जो कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को और अवाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम उसको ठीक करते, लेकिन बिल्कुल बगैर देखे हुए अंधे एक इंसान की तरह हमने वही 1994 की पॉलिसी फिर दोबारा इम्प्लीमेंट कर दी ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। और अब ये है कि जो चीज़ें आपने कही हैं कि चूंकि ये पावर प्लांट की लगे तो पाकिस्तान में है, लेकिन ये बाहर की जगह से कंट्रोल होते हैं। अगर इसका कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बाहर के मुल्कों में होती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा बड़े तलाफी होने की, नुकसान की तलाफी होने की डर रहता है। तो अब जो है कि मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट अपनी गलती को, मौजूदा गवर्नमेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट सारे, चाहे उसमें कोयले के प्रोजेक्ट हैं या वाटर के प्रोजेक्ट हैं या फिर गैस के प्रोजेक्ट हैं या फिर सोलर के प्रोजेक्ट हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर नजरसानी करें
और पहली बात यह है कि एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जिस वक्त ये लोग लगा रहे थे, मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट बेशक चाइनीज कंपनी को दे, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट इनकी कंपटीशन कराए, अपनी तमाम कंपनियों में से कंपटीशन कराए ताकि उससे उनकी कास्ट डाउन हो और टेक्नोलॉजी। तो साहब, इसका मतलब जो आईपीपीज के मामले में एग्रीमेंट करते वक्त जो गलतियां हुकूमत उस वक्त की हुकूमतें जो करती रही हैं, अब उनको नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि अगर उस गलती को सुधारने में जाते हैं तो आईपीपीज जो ज़ाहिर जिनके इंटरनेशनल या फॉरेन ओनर्स हैं, फिर वो आलमी अदालत इंसाफ में जाने की धमकी देते हैं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उनके साथ सिर्फ मुज़ाकरात के तक रीनिगोशिएट किया जा सके, और कोई एक्शन तो ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू लॉ फिर ले नहीं सकती। देखिए मैं इसके मतलब एक प्रेसिडेंट्स बताऊंगा कि अमेरिका के अंदर आपको पता है कि अमेरिका इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनीज के साथ, प्राइवेट के साथ, उसको बहुत ऑनर करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें जो गैस पाइपलाइन में से दूसरी कंपनियों की गैस भी शामिल करनी थी, जिससे अमेरिका की हुकूमत को, अवाम को फायदा हो। तो उस वक्त उन्होंने वो किया था कंपनीज ने कि उनको गारंटीड है कि वो अपनी पाइपलाइन में से किसी दूसरे की गैस को नहीं जाने देंगे। उस वक्त फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने वो जो प्राइवेट माहदे किए हुए थे, एग्रीमेंट किए हुए थे, उनको रिवोक कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया और नए माहदे किए। वो एक इतनी बड़ी प्रेसिडेंट शामिल है कि हमें भी उसका स्टडी करनी चाहिए कि चूंकि ये दोनों हुकूमतें इन्होंने गलत मादे किए हैं, चाहे ये जानते हुए गलत मादे किए हैं, फायदा हासिल किया है, या ना जानते हुए इनके गलत मादे हो गए, तो अब हमें मुल्क के ऊपर जो इसका बोझ है या लोगों के ऊपर जो इसका बोझ या नुकसान है, उसको सामने रखकर हमें भी देखना चाहिए कि हम वो मादे किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब उसके लिए ज़ाहिर है ये तो पहले ही काफ़ी टाइम गुलफराज साहब गुजर चुका है, वो जो हुकूमत को पिछली गलती सुधारनी है वो अपनी जगह, लेकिन अब जो आगे का इस वक्त हुकूमत का प्लान होना चाहिए, वो कैसे अपने जो इंडिजिनस ज़खायर हैं उनको कैसे इस्तेमाल करे, चूँकि कम से कम कॉस्ट की हद तक चलें। जो इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है वो तो फिर ये कौम बर्दाश्त कर ले, लेकिन जो कॉस्ट है इस वक्त बिजली बनाने की वो भी तो अभी कम नहीं हो पा रही है। अभी आज की तारीख में भी जब हम बात कर रहे हैं, इशू तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। देखिए जी, पहली बात यह है कि जो रिसेंट मंसूबे थे 2015 के बाद के, उनको तो बिल्कुल हमें रीलुक करनी चाहिए और हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट से राय लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो हमें नुकसान हो रहा है और जो इस नुकसान की तवक्को नहीं थी, ये डर नहीं था, उसको अभी हमने किस तरीके से हैंडल करना है। बहरहाल जो चूंकि वो मौजूदा हुकूमत वही हुकूमत है जिसने ये मादे किए हैं, इसलिए उनके ऊपर एक बोझ आना चाहिए कि वो इस मादे को करें। जहां तक खुशरूबी के साथ चाइना की कंपनियां हैं, वो नहीं मानेंगी बात। उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उन्होंने इतने स्ट्रांग मादे हमारे साथ किए हुए हैं कि उनको पता है कि पैसे हम रोक नहीं सकते, डिले नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस तरीके से नहीं होगा। ये बहुत आला सतह के ऊपर जाकर तो हमें अपनी गलतियों का कोई इकरार करना चाहिए और उनकी कोऑपरेशन लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफराज अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, चूंकि इसी मसले पर जमात इस्लामी ने भी एक बड़ा एहतजाज किया और एक धरना दिया। फिर वो धरना जिस बुनियाद पर ख़त्म हुआ, क्या वो मुआहदों पर अमल हो गया या नहीं। एक ब्रेक के बाद कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और जमात इस्लामी ने महंगी बिजली और आईपीपीज़ मुआहदों को ख़त्म करने के लिए मुल्कगीर एहतजाज किया, एक बड़ा धरना भी दिया। फिर वो धरना हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट पे ख़त्म हुआ और उस एग्रीमेंट में तय पाया कि 45 दिन के अंदर अंदर जमात इस्लामी के तमाम मुतालबात को माना जाएगा। उसमें 7 बड़े बुनियादी नुकात थे, जिसमें बिजली सस्ती होनी थी, आईपीपीज़ के साथ मुआहदों को रीनेगोशिएट करना था, जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें कुछ कमी होनी थी। तो अब यहाँ पर 45 रोज़ के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमात इस्लामी के उन
तमाम मुतालबात को माना गया कि अमली तौर पर हमें वो सब कुछ होता नज़र आ रहा है? तो ज़ाहिर है उसका जवाब नाम है। अब जब वो मुतालबात नहीं पूरे हुए, वो एग्रीमेंट नहीं पूरा हुआ, तो अब आगे का क्या लाहेमल होगा जमात इस्लामी का? इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। कैसर शरीफ साहब सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बड़ा सिंपल से सवाल है कि अभी 45 दिन तो पूरे हो गए हैं, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ना बिजली सस्ती हुई है, ना टैक्सेस में कहीं कोई कमी हुई है। जो आप लोग के मुतालबात थे उसमें से शायद कोई एक भी मुकम्मल तौर पे तो हुकूमत ने नहीं पूरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जुज़वी तौर पर कुछ चीज़ें की गई। 14 रुपये का रिलीफ पंजाब में दिया गया, जो कि नाकाफ़ी है। हमारा मुतालबा तो ये था कि बुनियादी टैरिफ में जो है वो बिजली की कमी लाई जाए। इसी तरह हम IPPs के हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू और ख़बरें तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जमात इस्लामी का मुतालबा था, जो मुआहदे में चीज़ें तय थीं, उन पर अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया। ये मुआहदे का जो वक्त है वो कल ख़त्म हुआ। आज अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने लाहौर मंसूरा जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आइंदा का जो लाहे अमल है, हक दो अवाम को तहरीक का जो अगला फ़ेज़ है वो अनाउंस कर दिया है। उसके मुताबिक 29 सितंबर को हम पूरे मुल्क की जो शाहराएँ हैं उन पर एहतजाज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह पूरा मुल्क आपको नज़र आएगा कि वो अवाम अपने हक़ के लिए, जो उनका जेन्युइन हक़ है, जो और जिसका हुकूमत ने हमसे वादा किया था, वो इंशाल्लाह लेने के लिए आपको पूरे मुल्क की शाहराओं पर अवाम जो है वो नज़र आएगी। और इससे अगले मरहले में 7 अक्टूबर को, चूँकि गज़ा में 1 साल हो रहा है फ़लस्तीन के हमले का, जो गज़ा के हालात हैं, जो लिबनान पर हमले किए जा रहे हैं, इस हवाले से एक हफ़्ता जो है वो जमात इस्लामी ने अनाउंस किया और हमने हुकूमत से भी अपील किया है कि हुकूमत इसको सरकारी सतह पर जो है वो करे। उस हफ़्ते के बाद अगले मरहले में जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने पूरे मुल्क में जो है वो रेफरेंडम का ऐलान किया है, जो 23 अक्टूबर को शुरू होगा और 5 दिन तक पूरे मुल्क में जो है वो जारी रहेगा। इसके लिए रिटायर्ड जजेस, सीनियर वकला, उनके पैनल्स बनाए जाएंगे और पूरे मुल्क की आवाम से ये राय ली जाएगी कि क्या हमें बिजली के बिल जो हैं वो देने चाहिए। जमात इस्लामी का ये ख्याल है कि हम कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उनमें बहुत बड़े अमाउंट जो है वो पहले से IPPs को दे चुके हैं, बहुत बड़े पैमाने पर अब भी दे रहे हैं। तो अब आवाम से मशवरा कर लिया जाए, उनकी राय ले ली जाए, रेफरेंडम करवा लिया जाए कि अब हम किसी मौके पर जाके ये ऐलान करें कि हम बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हक दो अवाम को तहरीक शुरू की गई है, ये खालिस्तान अवाम के हक के लिए, उनको हक दिलाने के लिए है, उनको रिलीफ दिलाने के लिए है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि 14 दिन का जो धरना था, पुरअमन धरना रावलपिंडी में, उसके बाद एक मुआहदा हुआ जिस पर हुकूमत की तरफ से कोई भी अमली जो कदम है, बड़ा कदम है, जो वादा पूरे करने वाला जो मामला है वो नज़र नहीं आया। और हम ये समझते हैं कि ये इससे अवाम में जो गम और गुस्सा है वो और बड़ा है और अवाम का जमात इस्लामी की तरफ जो रुजू है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमें हमारी जो जारी मेंबरशिप मुहिम है उसमें नज़र आ रहा है कि लोग कैसे आगे बढ़ के जमात इस्लामी के मेंबर बन रहे हैं। उसमें अकलियतें भी शामिल हैं, उसमें ओवरसीज भी शामिल हैं। लेकिन कैसे सब ये पर जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त ये तय भी पाया था कि 45 दिन के अंदर कई मीटिंग्स होंगी, हफ्तावार बुनियादों पर आपकी और उनकी कमेटी बैठेगी और मामलात को एक साथ आगे मुशावरत के साथ बढ़ाया जाएगा कि क्या क्या पेशरफ्त हुकूमत कर रही है। कितनी मीटिंग्स हुई हैं इन 45 दिनों में हुकूमत की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब से, आता तारड़ साहब की तरफ से, जो उस वक्त आप लोगों के साथ स्टेज पर नजर आ रहे थे आखिरी 2 रोज़ में, उनके साथ फिर कोई राब्ता हुआ कि जी उस एग्रीमेंट का क्या हुआ, क्या आप लोग उसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब मौसूल हुआ? देखिए, उनसे राब्ता तो हमारा रहा, मोहसिन नकवी साहब का लियाकत बलोच साहब के साथ राब्ता हुआ, लेकिन जो अमली तौर पर मीटिंग्स वाला मामला है वो उस तरह नहीं हुआ। और इसके साथ साथ इस सारे मंजरनामे में जमात इस्लामी की क़यादत को ये बिल्कुल क्लियर था कि अगर किसी मौके पर हुकूमत जो है अपना वादा पूरा नहीं करती और ये समझा जाए कि जमात इस्लामी की जो तहरीक है, जो हक दो अवाम को तहरीक है, उसको ठंडा करने के लिए ये गोया मुआहदा और टाइम गेन किया गया है, तो इसका हमने उसी वक्त जो है वो पूरे का पूरा एक इंतज़ाम किया और बड़े बड़े जलसे और आवाम में जो बेदारी की एक लहर है, आवाम को साथ लेके चलने का जो मामला है उसको जारी रखा। उसमें आपने देखा कि मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल जो है, कामयाब शटर डाउन हड़ताल, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कामयाब हड़ताल जो है वो हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब की अपील में ताजर बरादरी, सनतकार बरादरी, सारे लोगों ने मिलकर की। तो हम ये समझते हैं
कि हमने उनके वादे पर एतबार करके जमात इस्लामी बैठी हुई नहीं है। जमात इस्लामी की ये तहरीक, इसके कदम आगे बढ़े, अवाम में इसकी पजीराई बढ़ी। हड़ताल कामयाब होने का मतलब ये है कि अवाम जो है वो हमारे साथ है, और जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं वो दरअसल अवाम के रिलीफ के लिए हैं, अवाम के हक के लिए हैं और अवामी मुतालबात हैं। से भी तो पैदा हो रहा है ना कि 14 रोज तक आपने धरना दिया, धरने का असर तो किसी एक दिन के एहतजाज से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस 14 रोज़ा धरने का जब हुकूमत पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ और उसने कोई अमली कदम नहीं उठाया, तो अब ये एक रोज़ा एहतजाज अगर आप करेंगे, किसी दिन कोई मिलियन मार्च हो जाएगा, किसी दिन मुख्तलिफ शहरों में एक रोज़ा धरना या एहतजाज हो जाएगा, तो वो उसका फिर क्या असर होना है? हुकूमत उसमें भी किसी तरह से किसी टैक्टिक के जरिए टाइम गेन कर लेगी जैसे पहले देखिए, टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी का ये जो एहतजाज है ये हमारे बढ़ते हुए कदम है, अवाम में पजीराई है, अवाम की इसमें इस तहरीक में पूरी तरह शिरकत है। तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यूथ बड़ी तादाद में, ख़वातीन बड़ी तादाद में, मज़दूर, किसान, वकला, कौन ताजर, सनतकार, कौन सा ऐसा शोबा है कि जिसके लोग इसमें शामिल नहीं हैं। इवन के अक़लियतें जो पाकिस्तानी बरादरी जिसको हम कहते हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं। हम ग्रेजुअली इन पर इंशाल्लाह प्रेशर बढ़ाएंगे। ये हुकूमत की भूल है कि जमात इस्लामी जो है वो इन मामलात को यहीं पर रोक देगी। अब ये नहीं चलेगा अरबाब साहब, ये बार बार हम आपको बता चुके हैं और वक्त भी आपको इंशाल्लाह बताएगा, और आप देखेंगे कि जमात इस्लामी की जो ये तहरीक है ये आगे बढ़ रही है और इसके कदम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत के असाब पर सवार है ये जमात इस्लामी की तहरीक। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो आज ऐलान किया है वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इनको ख्वाबों में भी वो सुनाई देगा, और इनके पास कोई और हल नहीं है। वाहद हल जो है हुकूमत के पास जो रास्ता है वो अवाम को रिलीफ देने का रास्ता है, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अवाम के बढ़ते हुए कदम हम बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, आइन और कानून की हदों में रह के इंशाल्लाह ताला अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने 14 दिन का धरना किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक गमला नहीं टूटा। अब भी हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन इसमें अवाम की बड़ी तादाद जो है वो इंशाल्लाह ताला शामिल होगी। और जिस तरह आपने कहा एक दिन का एहतजाज नहीं है, ये इसके फेजेस आते चले जाएंगे, चीज़ें अनाउंस होती चली जाएंगी। इसमें हमारे पेशे नज़र इसमें अब अगला धरना कब होना है आपका और कहाँ होना है? एक बार फिर पिंडी में उसी मकाम पर धरना आप लोग देंगे? कोई ये इस वक्त प्लान है या किसी और मुख्तलिफ मकाम पर धरने का सोचा हुआ है? क्योंकि जब तक कोई लंबा धरना नहीं दिया जाएगा ये तो तय हुकूमत उस वक्त तक मुज़ाकरात की टेबल पर आती नहीं है। देखें, जो 5 रोज़ का रेफरेंडम हम करवाने जा रहे हैं, एक तो 29 सितंबर को आप देखेंगे कि मुल्क की शाहराहों पर जिस तरह एहतजाज होगा, उसके बाद हमने 23 ये एहतजाज जारी रहेगा और 23 अक्टूबर को हम इंशाल्लाह ताला रेफरेंडम का आगाज़ करेंगे जो 5 दिन जारी रहेगा। उसके बाद एक बड़ा फेज़ कह लें, मरहला कह लें, बड़ी एक्टिविटी कह लें, उसी में लॉन्ग मार्च और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पहिया जाम हड़ताल, और एक दिन नहीं कई दिनों की हड़ताल भी उसमें शामिल है। ये अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान रेफरेंडम के नतायज और उस सारी सूरत हाल के बाद इंशाल्लाह इस चीज़ का ऐलान करेंगे। और अरबाब साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त वाहिद जमात इस्लामी है जो अवाम की बात कर रही है, अवामी मसाइल की बात कर रही है। बाकी सारे लोग जो हैं वो मसाइल बढ़ाने वाले हैं और जमात इस्लामी जो है, लेकिन कैसा साहब बिल्कुल जमात इस्लामी बात कर रही है, लेकिन हुकूमत को वक्त पर वक्त देते जा रहे हैं ना आप लोग। पहले 45 दिन का वक्त दिया, अभी आप फिर अभी 23 अक्टूबर से रेफरेंडम शुरू होगा, तो पूरा 1 महीने का वक्त पहले दे दिया आपने अवाम को। ये जो चीज़ आप समझते हैं, कल को हुकूमत और बाकी लोग ये कहते हैं कि देखें जी ये तो एक दिन का काम नहीं है, IPPs के साथ मुआहदे जो हैं उनको देखा जाए, रिविज़िट किया जाए, तनख्वाहों पर टैक्स कैसे कम किया जाए, बिजली के मेन टैरिफ में एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल जमात इस्लामी ने माना कि एक दिन का काम नहीं है, इसीलिए हमने उनको वक्त दिया, और सिर्फ वक्त नहीं दिया, हमने अमली तौर पर तजावीज़ दी कि ये मसला कैसे, कब और किस तरह जो है इसको ठीक किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर यह बात नहीं करनी चाहिए कि ये जमात इस्लामी की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उनके साथ मुआहदा किया। अब ये हुकूमत की नाकामी है कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, पूरी कौम के सामने आके इकरार किया, अब वो वादा पूरा नहीं कर रहे। इसका बोझ, इसका सारे का सारा जो नज़ला और मलबा है वो हुकूमत पर गिरेगा और कि जो अगला फेज है आपके एहतजाज का, अब उसका हुकूमत पर कितना असर होता है जारी रखेगी और हुकूमत इक़दामात इस पर उठाती है, पुराने मुआहदे पर कब तक अमल दरामद हमें नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी, हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।